बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया क्या है? जिस शब्द से हमें किसी के भी काम करने का पता चले, करने या होने का पता चले, वो आपकी क्रिया कहलाती है। जैसे कि चलना, उठना, बैठना, लिखना, खाना, ये सब हमारी क्या है? क्रिया है। तो आइए क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रेणु गाना गा रही है, बंदर केला खा रहा है, शेर दहाड़ रहा है, मयंक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में रेणु, बंदर, शेर और मयंक गाने, खाने, दहाड़ने और उड़ाने का काम कर रहे हैं। इन शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, तो इन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिस पद से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है, उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा के आधार पर क्रिया के कार्यों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला करना, ठीक है, और दूसरा होना। तो करना क्या है? जब हम किसी काम को स्वयं करते हैं तो वो आपका क्या है? वो कार्य करना। और जब कोई कार्य स्वतः अपने आप हो जाता है, ठीक है, यानी होना, क्रिया के से किसी वस्तु का होना प्रकट होता है, तो वो क्या है? वो क्रियाएं स्वतः अपने आप होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। क्रिया के रूप को हम धातु कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। लिखता, लिखती, लिखा, लिखे, लिखी, लिखेगा, लिखूंगा आदि क्रिया शब्दों में लिख मूल शब्द है। तो यहाँ लिख शब्द तो क्या है? आपका मूल धातु है। मूल धातु की पहचान। क्रिया की मूल धातु को पहचानने के लिए यह देखिए कि क्रिया का कौन सा रूप तू के साथ आज्ञार्थक रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे तू जा, तू चल, तू पढ़, तू लिख, तू सुन आदि। ठीक है, तो क्रिया का सामान्य रूप क्या है? धातु रूपों में जब ना जुड़ जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे चल प्लस ना, तो क्या बन गया? चलना। पढ़ प्लस ना, पढ़ना। किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है, उसे क्रिया की धातु कहते हैं। इसके बाद है क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो पहले पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रोहन रोता है, सोहन खेलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहन रो रहा है, स्वतः रो रहा है, सोहन खेलता है। तो यहाँ पर क्या है? इसमें किसकी आवश्यकता नहीं है? इसके साथ किसी भी कर्म नहीं है, कोई भी कर्म जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, और इसी के विपरीत अगर हम यहाँ पर देखेंगे सकर्मक क्रिया, तो वाक्य में जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है तथा जिसका फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रिया फुटबॉल खेलती है, नमिता गाना गाती है। तो यहाँ पर कर्म निहित है। खेलती है, रिया फुटबॉल खेलती है, तो क्या खेल रही है? फुटबॉल। तो यानी उसका कर्म क्या है? फुटबॉल। ऐसे ही नमिता गाना गाती है, तो क्या गा रही है? गाना गा रही है। तो गाना क्या है? उसका कर्म है। तो इसमें क्या है? कर्म निहित है, और अकर्मक क्रिया में कर्म निहित नहीं होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया क्या है? जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसे एक कर्मक क्रिया। जैसे नेहा खाना खा रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? केवल एक कर्म निहित है। ठीक है, इसके बाद है द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म प्रयोग किए जाते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने हमें कहानी सुनाई, ठीक है, निधि कुत्तों को ब्रेड खिला रही है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें कहानी सुनाई, ठीक है, यहाँ पर दो कर्म निहित हैं। द्विकर्मक क्रिया इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ पर दो कर्म निहित हैं। इसके बाद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रिया ने खाना खाया, मैंने पाठ पढ़ा। संयुक्त क्रिया। जिन वाक्यों में एक से अधिक धातु से बने क्रियापदों का प्रयोग हुआ हो, वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि मैं फल खा चुका हूँ, मैं अब चल सकता हूँ। नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाओं की रचना धातु से नहीं वरन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से होती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे सागर ने अनाथ बच्चे को अपना लिया, प्रभास ने राजीव का सारा धन हथिया लिया। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। कुछ यहाँ पर संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा क्या है? जूता। तो नाम धातु क्रिया क्या बन गई? जुतियाना। चमक, चमकाना। अब है सर्वनाम से बनी
कुछ नाम धातु क्रिया जैसे गहरा का गहराना, पागल का पगलाना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के क्या नियम है? मूल धातु में आ या ला लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं, जैसे खाना से खिलाना, पढ़ना से पढ़ाना। ठीक है, मूल धातु में वा या वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं, जैसे पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों पर ध्यान दीजिए। पीना, पिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थ करें तो पिलवाना। ठीक है, ऐसे ही काटना का कटाना और कटवाना। इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है तो पहले समाप्त हो चुकी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जैसे कि बादलों को देखकर मोर नाचते हैं, बच्चे खाना खाकर सो गए। इसके बाद है कृदंत क्रिया। जब क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है: वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। तो यहाँ पर इस पाठ का सार बच्चों आपको क्या मिलता है? वाक्य में प्रयुक्त जिस पद से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं होती। क्रिया का निर्माण धातुओं से होता है और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों यहाँ पर हमने अकर्मक सकर्मक इनके भेद के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है, तो आप भी अभ्यास में एक बार फिर इन्हें दोहराएंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।